नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीटी बादू आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक शायरी है, जमी को बदल देगी, आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। जमी को बदल देगी, आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। दोस्त, किताबों से मोहब्बत करके तो देखिए, ये आपके हाथों की लकीरों को बदल देगी। जो कुछ भी है, आपकी पढ़ाई है, नॉलेज के बगैर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे डरते हैं कि भीड़ ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, ये है वो है। जिस दिन आप पेपर पास करोगे ना, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो भीड़ थी ना, ये केवल भीड़ ही थी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, पहले मैं भी आप ही की तरह था। मैंने जब एमईएस का एग्ज़ाम दिया ना, पेपर पास करने के बाद में हमारे टाइम में इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने बच्चे बुलाए 850, वैकेंसी थी यहाँ पे 154। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा ना, मेरे को पता चला यार 150 वैकेंसी है, पेपर अपन ने पास कर लिया, फिर भी 850 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, भीड़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ ना, 154 में से 43 रैंक मेरी जब आई ना, तब मेरे को पता चला कि वास्तव में जो भीड़ थी ना, वो भीड़ ही है। मतलब आपके दिमाग से डर है, उसको निकाल देना। मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपके घर वालों के सपने पूरे करने के लिए गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, क्योंकि एलकेजी यूकेजी में जब आपका एडमिशन करवाया था ना, उस दिन से आपके माता पिता है वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसलिए आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसी भी हो, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, कल की जो अपनी क्लास थी ना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था विद्युत का मूल, जिसके अंदर अणु है, पदार्थ है, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी के बारे में। आज की जो विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, यानी कि आज अपन है वो काफ़ी आगे आ गए हैं। प्रारंभ में आवेश और स्थिर विद्युतिकी ही थी। आज के टाइम में स्थिर विद्युतिकी का वैसे कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि विद्युत है वो दो टाइप की है, एक स्थिर विद्युतिकी है, दूसरी आपकी गतिज विद्युतिकी है। जो अपने लाइटें वगैरह जला रहे हैं, ये जो है आपकी गतिज विद्युतिकी है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर लोगों को नॉलेज नहीं था, ये स्थिर विद्युतिकी है ना, इसको अपन काम में कैसे लें, है ना। तो इसकी वजह से ये जो है ना, प्रारंभ के अंदर आवेश और स्थिर विद्युतिकी है, तो यहीं से विद्युत के बारे में रिसर्च होना स्टार्ट हुआ। तो इसके पीछे एक इतिहास है, हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल की क्लास के अंदर लास्ट के अंदर एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको बता दूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बतानी। देखिए, एक जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर आवेश कितना होता है। आप बोलोगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है, इतना ही होता है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। अब मैं आपको पूछूंगा भी, एक जो गुलाम है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये अगर मैं आपसे पूछूं तो ये गुलाम है, मैंने इधर ले लिया, तो ये संख्या वो इसके नीचे भाग में चली जाएगी, यानी कि 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगी। अब देखिए, अगर ये जो 10 की पावर 19 नीचे माइनस में है, तो ऊपर में करूँगा तो ये आ जाएगी आपकी भाग में, यानी कि 10 की पावर 19/1.6। उसके बाद में देखिए, ये जो 10 की पावर 19 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि गुणा के अंदर जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, तो मामला एक ही है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। तो आ गया 1.6। जब मैं 10 के अंदर भाग दूंगा 1.6 का, तो यहाँ पे जब मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, देखिए 6.25, ठीक है, इंटू 10 की पावर 18, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक जो आपका गुलाम है, वो आपका देखिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो एक गुलाम इतने मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ये आता है इस वजह से, है ना। अब अपन चलते हैं दोस्तों विद्युत की हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर मतलब क्या है कि थोड़े से प्रश्न हिस्ट्री से कम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। अपन विद्युत को अगर बेसिक से पढ़ ही रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़े, है ना। एग्जाम में चाहे पर्सन आए नहीं आए, कोई व्यवहारिक जीवन में भी अपने को पूछ सकता है ना। देखिए, सबसे पहले आवेश की जो खोज करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है आपके थेल्स नामक वैज्ञानिक को। देखिए, आवेश है, इससे उत्पत्ति हुई आपकी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आवेश की वजह से आया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गई इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, उसी को इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको बोलते हैं विद्युतीकरण, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए, थेल्स नामक वैज्ञानिक था, वो देखिए 500 ईसा पूर्व
500 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक था आपका थेल्स, यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स नाम था। थेल्स नाम वैज्ञानिक था। इसने खोज की आवेश की। कैसे की उसके बारे में बात करेंगे। इसने खोज की आवेश की, लेकिन इसके बाद में लगभग लगातार मतलब क्या है कि 2000 वर्षों तक आवेश के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में क्या है कि विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में लोग ज़्यादा जानते ही नहीं थे, कोई उपयोग ही नहीं था, आदि मानव थे। तो उसके बाद में 2000 वर्षों तक इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद में आपका आता है आपका वैज्ञानिक आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिका का वैज्ञानिक था, यानी कि अमेरिका का एक स्वतंत्रता सेनानी था। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, थेल्स ने आवेश की खोज की, तो ये आवेश कहाँ से लेके आया। इसने क्या हुआ कि एक मतलब क्या है कि एक पदार्थ था आपका अंबर नाम का। किस नाम से पदार्थ था? एक अंबर नाम का पदार्थ था। इसको इसने क्या किया कि रेशम के साथ में रगड़ा। देखिए, आवेश क्या चीज़ है, जैसे अपन रात को सोते हैं ना, कई बार कंबल को ऊपर नीचे करते हैं ना, उसमें से चिंगारियां निकलती है, यानी कि वो कंबल होता है ना, वो आपस में टच होने से चार्ज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर आवेश आ जाता है। तो इसने अंबर को ना रेशम के साथ में रगड़ा ना, तो उसने पाया कि ये जो अंबर है ना, दूसरी वस्तुओं को, जैसे कि कागज है ना, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ आकर्षित करने का गुण है, कुछ चार्ज है, कुछ आवेश है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो अंबर है ना, इसको ग्रीक भाषा के अंदर ये लिखते थे। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है, लेकिन ग्रीक भाषा के अंदर लिखते थे सी की जगह के, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, इसी से आज का जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वर्ड निकल के आया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है ये गतिशील होता है। इसको जब मतलब क्या है कि वायर के अंदर प्रवाहित करवाया ना, तो अपना क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मॉडर्न जो इलेक्ट्रिसिटी है आज की, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीक भाषा के इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है। और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, ये है अंबर का एक ग्रीक भाषा के अंदर इसका अर्थ है। ठीक है, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है 2500 वर्ष पूर्व आज, यानी कि लगभग 500-600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की थी। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या था? ये था अमेरिका का एक स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि अपने सुभाष चंद्र बोस है ना, भगत सिंह है। तो इसी प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन था अमेरिका का स्वतंत्रता सेनानी। मतलब वहाँ पे क्या है कि एक तो जॉर्ज वॉशिंगटन था और दूसरा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये दोनों काफ़ी चर्चित मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मतलब जो जॉर्ज वॉशिंगटन था, उसके नाम से तो अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन शहर है, उसको बसा दिया गया। और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, ये भी काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट आदमी था, इंटेलिजेंट वैज्ञानिक ही था। वैज्ञानिक नहीं, वैसे एक मतलब विचारशील या फिर मतलब कुछ प्रयोग करने वाला, हमेशा जिसके दिमाग में कुछ अलग चलता है ना, इस टाइप का आदमी था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि मतलब क्या है कि जो आकाश वाली बिजली है ना, कड़कड़ा के जब आकाश वाली बिजली नीचे गिरती है, तो मतलब बिल्डिंगों को, ज़मीन को, पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा देती है, गड्ढे वगैरह कर देती है। इसने सोचा यार ये ऐसी क्या चीज़ है, इससे प्रोटेक्शन लोगों को किस हिसाब से मिल सकता है, इससे बचा किस हिसाब से जा सकता है। तो मतलब क्या है कि एक दिन वो क्या है कि मतलब बारिश का टाइम था, थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी थी, उस टाइम में वो पतंग उड़ा रहा था ना, मामूली बूंदा बूंदी थी, उस टाइम में ये क्या है कि पतंग उड़ाता रहा था फ्रैंकलिन अपने घर की छत के ऊपर। तो उसने क्या है किया कि जो आकाश की जो बिजली गिर रही थी ना, इसकी पतंग पे कोई मेटल लगा हुआ था। तो बिजली क्या है कि इसकी पतंग पे गिरी और इसकी जो डोरी थी ना, वो बारिश की वजह से मतलब क्या है कि गिल्ली हो रखी थी। तो इसके हाथ में एक झटका आया। तो मतलब इससे इसने अनुमान लगाया कि आकाश से जो बिजली गिर रही है ना, ये क्या है कि कोई चालक वस्तु या फिर कोई गिल्ली वस्तु है ना, इसमें इसकी वजह से ये मतलब संचालित होती है। इसको अपन क्या करते हैं कि ग्राउंड कर देते हैं जमीन के अंदर। तो इसने क्या किया कि आपका जो तड़ित चालक जो होता है ना, अपने घर के ऊपर इसने लगा दिया एक चालक है, यानी कि तड़ित चालक है, उसकी इसने अपने घर के ऊपर छड़ लगा दी। मतलब इसको पता चल गया कि आकाश वाली जो बिजली है ना, ये चालक के ऊपर मतलब गिरेगी और सीधी मतलब क्या है कि ये चालक है ना, ये डोरी की तरह मतलब क्या है कि मतलब इसको ग्राउंड कर देगा, ये खुद है वो चालक है। तो इसने क्या किया कि तड़ित चालक जो है ना, इसकी जो पहली खोज थी ना, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
ठीक है, पहली तो इसकी ये खोज थी। दूसरा इसने बताया था कि ये जो आवेश होते हैं ना, आवेश जिसकी खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, इसने ये बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि आवेश दो टाइप के होते हैं। क्या बताया? आवेश है वो दो टाइप के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश? इसने बताया कि एक तो होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। पहला होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। तो एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आवेश की खोज, मतलब कि एक आवेश के प्रकार किसने बताए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। आवेश की खोज थेल्स ने की थी। आवेश के प्रकार बताए दो, धनावेश और ऋणावेश, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। अब देखिए, धनावेश और ऋणावेश ये दोनों क्या चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ समझने वाली है। मतलब क्या है कि ये एक रोड है, ये एक आपकी रोड है, चालक रोड है, ठीक है, ये एक आपकी कोई चालक रोड है। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे ना, इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें से निकाल देंगे ना, तब तो ये हो जाएगी आपकी धनावेशित। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगी धनावेशित। मतलब क्या है कि धनावेशित क्यों हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो इसके अंदर एक होल हो जाएगा। होल होता है ना, इस पे चार्ज होता है धनावेश, यानी कि धनावेश वैसे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा तो उसकी वजह से जो रिक्त स्थान रहेगा, जो होल रहेगा, वो हो जाएगा धनावेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन रोड से बाहर निकलेगा तो रोड हो जाएगी धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से रोड के अंदर आ जाएगा ना, चालक के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आ जाएगा ना, तब ये हो जाएगी ऋणावेशित, है ना, तब ये हो जाएगी ऋणावेशित। तो आपका धनावेश और ऋणावेश है वो ये खेल है इसका, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, देखिए एग्जाम के हिसाब से अपन चले ना, तो यहाँ से आपके प्रश्न आने स्टार्ट होते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? अब देखिए, प्रश्न एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि इस चीज़ को इस चीज़ के साथ में रगड़ेंगे तो कौन सी चीज़ धनावेशित होगी और कौन सी चीज़ है वो ऋणावेशित होगी। जिन बच्चों ने IIT के करने के बाद में एग्जाम दिया ना, तो उन्होंने किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये चीज़ जरूर देखी होगी। देखिए, एक होता है आपका धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा आपका होता है ऋणावेशित। ऋणावेशित का मतलब है कि इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ ध्यान से समझना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहली चीज है वो है ये, देखिए, जब अपन क्या करेंगे, कांच है ना, कांच की छड़ को, कांच की जो छड़ है इसको रेशम के साथ में जब रगड़ेंगे, किसके साथ रगड़ेंगे? रेशम के साथ, रेशम के साथ में रगड़ेंगे, तो ये जो कांच है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन है वो आपका रेशम की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये तो हो जाएगी आपकी धनावेशित कांच की छड़, और रेशम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऋणावेशित, है ना, ये हो जाएगा ऋणावेशित। यानी कि कांच की छड़ को जब रेशम के साथ में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और आपकी रेशम है ना वो हो जाएगा ऋणावेशित। उसके बाद में अगली जो चीज़ है आपकी वो है, देखिए, बिल्ली की खाल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। बिल्ली की जो खाल है ना, इसको किसके साथ में रगड़ते हैं? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़, इसके साथ अगर रगड़ेंगे ना, तो ये जो आपकी है ना बिल्ली की खाल, ये तो हो जाएगी धनावेशित, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एबोनाइट के अंदर, तो ये हो जाएगी ऋणावेशित, और आपकी बिल्ली की खाल है ये हो जाएगी धनावेशित। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नंबर जो 3 पॉइंट है ना दोस्तों, वो है आपका, ये है ऊनी वस्त्र के साथ में क्या होगा? ऊनी वस्त्र को किससे रगड़ेंगे? आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़,
इसके साथ में जब रगड़ेंगे तो ये तो हो जाएगी आपकी ऋणावेशित, और आपकी उन्नी वस्त्र है ये हो जाएगा आपका धनावेशित। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम के अंदर अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब क्या है कि धनावेशित और ऋणावेशित दो होते हैं, ये आवेश के प्रकार होते हैं। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में रगड़ते हैं ना तो उसके अंदर आवेश आ जाता है। जैसे कि मतलब आपके हाथ में पेन होगा, उसको जब अपने बालों के अंदर रगड़ के कागज़ के टुकड़ों की जब तरफ लेके जाओगे ना तो कागज़ के टुकड़े उनको वो आकर्षित करेगा, है ना। तो आपका पेन है ना उसके अंदर एक आवेश आ गया। उसी हिसाब से कांच की छड़ को जब रेशम के साथ में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे धनावेश आ जाएगा, रेशम जो है उस पे आ जाएगा आपका ऋणावेश। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ में रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा नेगेटिव। उन्नी वस्त्र को जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ के साथ में रगड़ेंगे तो उन्नी वस्त्र पे धनावेश आ जाएगा और प्लास्टिक की छड़ पे ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन, मतलब क्या है कि आवेश जो उत्पन्न होते हैं ना वो किस प्रकार से होते हैं, उत्पन्न किस हिसाब से होते हैं, कितने टाइप है आवेश के उत्पन्न होने के। देखिए यहाँ पे अपन क्या है कि एक चीज को जब दूसरी चीज के साथ में रगड़ रहे थे ना उसकी वजह से आवेश उत्पन्न हो रहा था, है ना। पहली चीज तो ये है कि आवेश है ना वो घर्षण की वजह से उत्पन्न होता है। जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आवेश उत्पन्न होने के कारण, है ना, आवेश उत्पन्न होने के कारण, आवेश उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। अभी देखिए आवेश के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण तो जैसे कि आपको पता है अपन ने अभी पढ़ा यह जो कि था घर्षण। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में रगड़ते हैं तो मतलब वो होता है अपना आवेश उत्पन्न होने का कारण एक घर्षण। और आवेश उत्पन्न होने का जो प्रारंभिक जो कारण था वो घर्षण ही था, है ना। जो अंबर को उसने रेशम के साथ में रगड़ा था तो घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न हुआ था। तो पहला जो प्रारंभिक कारण है आवेश उत्पन्न होने का वो घर्षण ही है। और घर्षण की वजह से जो मतलब आवेश उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, है ना। उसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी, उसको बोलेंगे स्थिर विद्युतिकी। क्योंकि ये जो विद्युत होती है ना घर्षण वाली, जैसे कि पत्थर के साथ में पत्थर रगड़ रहे हैं तो आवेश तो उससे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको अपन मतलब किसी वायर के अंदर प्रवाहित थोड़ी करवा सकते हैं, वो प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए क्या कि वो स्थिर है ना, इसलिए बोलते हैं उसको स्थिर विद्युतिकी। उसके बाद में जो दूसरा आपका मतलब होता है जो आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है वो होता है चालन के कारण, है ना, चालन के कारण। अब चालन के कारण कैसे होगा, मान लीजिए कि ये एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर विद्युत धारा है, इसके अंदर है वो करंट प्रवाहित हो रही है आई। इसके साथ में अगर मैं दूसरा एक और यहाँ पे तार जोड़ देता हूँ, वायर जोड़ देता हूँ यहाँ से, तो इसके अंदर भी क्या है कि आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाएंगे, तो इसके अंदर भी आपकी करंट आ जाएगी। तो ये हो गया चालन की वजह से। चालन की वजह से भी आपकी मतलब क्या है कि विद्युत उत्पन्न होती है, आवेश होता है वो उत्पन्न होता है। और ये जो चालन की वजह से है इसको अपन बोलते हैं गतिक विद्युतिकी। इसको क्या बोलेंगे, गतिक विद्युतिकी। गतिक विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी है, इसके खोजकर्ता कौन थे, जैसे कि अपने को पता है इसके खोजकर्ता थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसके थे थेल्स, आवेश ने जिसकी खोज की थी। और गतिक विद्युतिकी है, इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर वोल्टा, है ना। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखना है ना। उसके बाद में 3 नंबर पे जो चीज आती है आपकी आवेश उत्पन्न होने का जो कारण है वो आता है आपका प्रेरण। क्या आता है, प्रेरण। प्रेरण क्या होता है कि भी एक कोई वायर है उसके अंदर अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई कोइल इसके साथ में जुड़ी हुई है और दूसरा वायर और है एक, ठीक है। तो केवल अपन क्या है कि धारा तो इसके अंदर दे रहे हैं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जब इसको काटता है ना तो इसके अंदर भी धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अंदर भी आवेश हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अपन प्रेरण के कारण आवेश का उत्पन्न होना। और ये जो प्रेरण था इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आपके फेराडे ने। किसने की थी, फेराडे ने, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखिए अपन चलते हैं, ये जो आवेश है ना
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ना, आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, या अपन बोल सकते हैं भी आवेश की विशेषताएं। सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, उसके बाद में है आपकी आवेश की विशेषताएं। क्या होगा? आवेश की विशेषताएं। आवेश की विशेषताएं। आवेश की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसकी मेनली जो 3 विशेषताएं मैं आपको वो बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वही इंपॉर्टेंट है। बाकी की कोई रामलीला करने से मतलब नहीं है, थ्योरी की आपकी बुक के अंदर ही मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें एग्जाम के अंदर ये पूछते हुए बताता हूँ। आवेश होता है वो संरक्षित होता है ना, क्या होता है? पहला है आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश होता है वो संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित, संरक्षित का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। आवेश संरक्षित होता है ना। आवेश संरक्षित होने का मतलब ये है कि आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। ऊर्जा होती है उसको न तो खत्म किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। वो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी हिसाब से आवेश होता है, इसको न तो खत्म किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज किया जाता है। इसलिए आवेश को बोलते हैं अपन, आवेश होता है वो भी संरक्षित होता है। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी चीज होती है, आवेश जो होता है वो योज्य होता है। ठीक है। योज्य का क्या मतलब है बताएंगे। आवेश योज्य होता है। आवेश योज्य होता है। आवेश का मतलब पूरा निचोड़ अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं। एग्जाम के अंदर आवेश से संबंधित कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी जो आपने नहीं पढ़ी हो, है ना। इसी हिसाब से सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। आवेश होता है योज्य होता है। योज्य का मतलब होता है इसको जोड़ना, है ना। मान लीजिए कि किस हिसाब से, मान लीजिए कि ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है, तो इसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवेश है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 कूलाम है, ठीक है, यहाँ पे 5 कूलाम आवेश है, यहाँ पे आपका 4 कूलाम आवेश है, यहाँ पे आपका माइनस में 2 कूलाम आवेश है, और यहाँ पे आपका माइनस के अंदर 3 कूलाम आवेश है। ठीक है। ये प्लस में 5 है, ये प्लस में 4 है, ये तो अपन इस अगर बोलें कि इसका कुल आवेश कितना होगा तो अपन क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किस हिसाब से, अगर टोटल अपन ज्ञात करेंगे ना, इनका टोटल आवेश अपन ज्ञात करेंगे तो देखिए अपना हो गया, पहला 5 हो गया, प्लस का 5 कूलाम हो गया, प्लस उसके बाद में 4 कूलाम हो गया, उसके बाद माइनस के 2 कूलाम हो गए, उसके बाद में माइनस के 3 कूलाम हो गए। तो टोटल अपने को कितना आवेश मिलेगा, ये तो हो गया 5 और 4, ये हो गया 9 आपका पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद में ये आपका हो गया 3 और 2 5 हो गया माइनस का कूलाम। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा देखिए 4 कूलाम पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको अपन ने जोड़ा, इसी को बोलते हैं कि आवेश होता है वो योज्य होता है। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज होती है आवेश क्वांटिटेटिव होता है। आवेश क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है कि मतलब क्या होती है कि इसकी अलग अलग मतलब ये मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब दूध है, दूध को अपन क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं कि इतना दूध है, 4 दूध है, 5 दूध है, 5 पानी है, 3 पानी है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। वो क्या होते हैं, वो क्वांटिटेटिव नहीं होते। जैसे कि अपने मार्कर है तो बोल दिया कि 3 मार्कर है तो ये क्वांटिटेटिव हो गए, 5 पेंसिल है तो ये क्वांटिटेटिव हो गई, है ना। इसी हिसाब से जो अपना आवेश होता है इनको भी अपन इस हिसाब से बोल सकते हैं, मतलब गणना करने योग्य ये चीजें होती है भी 1 2 3 4, है ना, इसलिए इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं, है ना। देखिए एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पे आपका, जैसे कि आवेश आपका Q, ठीक है, उसके बाद में N × E, ये तो हो गया आपका आवेश, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि ये होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, कितना है, तो टोटल आवेश अपन ज्ञात करेंगे ना, तो 1.6 × 10 -19 कूलाम। ठीक है। तो ये अपन ने 2 ले लिया। अगर अपना ये जो है मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो अपन क्या करेंगे, 4 × 1.6 × 10 -19। तो इस हिसाब से ये होता है क्वांटिटेटिव चीज होती है आवेश, है ना। तो ये आवेश की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपन, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर के अंदर, वैसे वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आती जा रही है ना। अब देखिए वास्तविक जो चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो अपन यहाँ से अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ ली अपन ने, आवेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले ली,
अब देखिए वास्तव में जो मतलब थ्योरी होती है ना, उसके अंदर इसको किस हिसाब से लिखा जाता है, किस हिसाब से परिभाषित किया जाता है, किस हिसाब से इसकी इकाई दी जाती है, वो सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं। देखिए आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तु को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है उसको आवेश बोलते हैं। यानी कि आवेश होता है कोई भौतिक मतलब चीज़ नहीं होती है, ये किसी वस्तु का गुण होता है जो कि दूसरी वस्तु को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि आपकी चुंबक है, चुंबक क्या करेगी, लोहे की जो वस्तु है उसको आकर्षित कर लेगी। यानी कि चुंबक के अंदर वह गुण है जो दूसरे लोहे को आकर्षित कर रही है, मतलब चुंबक के अंदर एक आवेश है। तो आवेश क्या करता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जो कि दूसरी वस्तु को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आवेश के बारे में। अब देखिए आवेश का जो मात्रक होता है ना, आवेश का जो ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है कूलाम। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है इसका होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू। ईएसयू का क्या मतलब होता है, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अक्सर एग्जाम के अंदर ना इनकी यूनिट से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। और 3 नंबर जो चीज़ है, ये जो आपका आवेश होता है ना, इसको इस हिसाब से भी लिखा जाता है, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम, यानी कि समय, ए इंटू टी, यानी कि सेकंड के अंदर समय ले लेंगे, यानी कि ये हो गया आपका एम्पियर है और ये आपका सेकंड के अंदर समय है। तो इस हिसाब से भी लिखा जाता है एम्पियर इंटू सेकंड। ये इस हिसाब से क्यों लिखा जाता है, देखिए विद्युत धारा के अंदर जब जाएंगे ना तो अपन एक परिभाषा पढ़ेंगे। आई होता है, धारा होती है, वे आवेश की प्रवाह की दर होती है, यानी कि इकाई समय के अंदर किसी तार से जो आवेश गुजरता है वो होता है अपना करंट। ठीक है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। जब अपन क्यू बराबर इसको इधर ले लेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा, है ना, क्यू के अपना आवेश ही है। तो यहाँ पे अगर देखिए करंट को अपन एम्पियर के अंदर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में टाइम है इसको अगर सेकेंड में ले लेंगे तो ये चीज़ है वो अपनी आ जाएगी। यानी कि तीसरी जो चीज़ है एम्पियर सेकेंड है। और चौथी जो चीज़ है दोस्तों, चौथी जो चीज़ है ये जो आवेश होता है Q बराबर एन ई, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, एन ई का यहाँ पे मतलब है कि ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और जो एन वाली ये जो चीज़ है ना, एन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे आधारित कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चलिए एक न्यूमेरिकल है आपका, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उस विद्युत परिपथ में कुल आवेश का मान बताइए। यानी कि प्रश्न ये है आपका कि भी इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्होंने बता दी, एन की संख्या इन्होंने बता दी भी 5 है। एन की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है कि उस विद्युत परिपथ में कुल आवेश का मान क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्होंने बताइए, ये आपका क्यू है। तो उसके बाद इन्होंने पूछा भी आवेश है ना क्यू, इसकी मात्रा कितनी होगी। तो आवेश बराबर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे ये एक फॉर्मूला बताया था, इसका मतलब न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया जाता है। तो आपका Q बराबर हो जाता है N इंटू ई। तो N की मान अपने को दे रखा है, N की वैल्यू है 5, इलेक्ट्रॉन पे अपने को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये आपका इस चार्ज होता है। तो इसको सोल्व कर लेना, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो उसकी जो आंसर होगा मतलब 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, है ना। ये मैंने एक तरीका बताया कि इस पे है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है जो कि निश्चित होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होता है भी कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की दे रखी है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में चलिए थोड़ा सा आगे, है ना। तो उसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्थिर विद्युतिकी के बारे में। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा भी स्थिर विद्युतिकी क्या चीज़ है ना, पहले जैसे कि अपन ने पढ़ा है, जब मतलब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उसकी वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है, उसकी वजह से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अपन स्थिर विद्युतिकी, है ना। उसके बाद में देखिए अपन मतलब क्या है कि थ्योरी के हिसाब से अपन चले ना तो स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ें। स्थिर विद्युतिकी
ये क्या चीज़ होती है? इसके अंदर देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं अपन, अध्ययन किया जाता है उसको अपन बोलेंगे स्थिर विद्युतिकी। ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो स्थिर आवेश होता है ना, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, स्थिर आवेश के कारण जो उत्पन्न होती है वो होता है विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न होता है? स्थिर आवेश की वजह से। ठीक है। और मतलब जो गतिक आवेश होता है ना, जो मतलब चलने वाला, उसकी वजह से होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न होता है, वो कई बार पूछा जाता है। स्थिर आवेश की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं और गतिक आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है? मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास में एक धनावेशित कण है। ठीक है, ये धनावेशित कण है, धनावेश है, तो मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्र मान लीजिए कि भाई ये एक इतना मतलब जो एरिया है ना, इसके अंदर इसका विद्युत क्षेत्र मतलब प्रभाव है। जब मान के चलिए कि जो लोहा है, मान लीजिए कि लोहा है मेरे पास में, ये लोहा है, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ना, तब तो इसको मतलब ना तो आकर्षण हो रहा है ना ही प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन जब इस एरिया के अंदर ला के यहाँ पे मैं रख दूंगा ना, तो इस पर क्या है कि मतलब आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण जैसा मतलब बल है ये महसूस करेगा। तो मतलब ये जो एरिया है ना इतना, इसको बोलेंगे अपन विद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का मतलब उस आवेश का जो प्रभाव होता है वो महसूस किया जा सकता है उसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र को मतलब क्या है कि काल्पनिक बल रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कि विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक बल रेखाओं, बल रेखाओं से दर्शाते हैं। काल्पनिक बल रेखाओं से कैसे दर्शाते हैं वो देखिए आप। कभी ये एक आवेश है ना, जैसे कि अपन ने लिया, ये आपका एक आवेश है। ठीक है, ये आपका आवेश हो गया, तो इसका विद्युत क्षेत्र मतलब इतनी दूर में है ना, इतनी दूरी के अंदर है, मैं इसी में बता देता हूँ, इतनी दूरी के अंदर है ना, तो इसको अपन काल्पनिक ये जो रेखाएं हैं इनसे दर्शाएंगे। ठीक है, इन रेखाओं से दर्शाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब आवेश होगा जो धनावेशित होगा ना, मतलब कोई धनावेशित कण होगा, कोई धनावेश होगा, तो ये जो मतलब काल्पनिक बल रेखाएं हैं इन पे जो चिन्ह होगा वो बाहर निकलता हुआ होगा। ठीक है, यानी कि बाहर की ओर होगा इन सभी पे। ठीक है, इन पे होगा बाहर की ओर। ठीक है, और अगर कोई आवेश है वो आपका ऋणात्मक है, देखिए कोई आवेश है वो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसके चारों ओर जो ये बल रेखाएं होगी ना, काल्पनिक बल रेखाएं जिसको अपन बोलते हैं, ये इन पे सिंबल होगा वो अंदर आता हुआ होगा। ठीक है, आवेश की तरफ आता हुआ होगा। उसके बाद में आती है दोस्तों आपके, ये चीज़ें हैं ध्यान से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में है आपके मतलब इसके नियम, आवेश से संबंधित नियम है कूलाम के। कूलाम ने आवेश से संबंधित 2 नियम दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए ना, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना तो शेयर ज़रूर करना है ना, और एप्लीकेशन पे तो देखिए सारी चीज़ें मिलेगी पेड कोर्स के अंदर, लेकिन यूट्यूब पे भी जब तक आपका इंटरेस्ट होगा ना तब तक अपन चलाएंगे, है ना। लेकिन पेड जो कोर्स है अपना उसके अंदर A to Z अपन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद देखिए कूलाम का नियम। कूलाम नामक जो वैज्ञानिक था उसने 2 नियम दिए थे। कूलाम का जो प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम, कूलाम का प्रथम नियम किसका है? कूलाम का।
इसने ये बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को मतलब आकर्षित करेंगे। क्या बताया था? समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कैसे करेंगे, वो बात करेंगे कैसे करेंगे, तथा असमान आवेश समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, टाइम के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। कि भी मान लीजिए कि ये आपका है दोस्त, ठीक है, ये आपका दोस्त है और ये आप हो, ठीक है, आप बैठे हो दोनों, ठीक है, दोनों आप बैठे हो। जब तक आप दो ही हो, यानी कि दोनों ही मेल हो, यानी कि दोनों ही पुरुष कैटेगरी के हो, तब तक तो आप दोनों के बीच में खूब पट रही है ना, तब तक तो आपके दोनों के बीच में खूब पट रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही आके एक गर्ल बैठी है ना, आप यहाँ पे जैसे ही आके गर्ल बैठी ना, तो आपने क्या किया कि आपका जो दोस्त है ना, इसके साथ में तो बातें करना कम कर दी, और आपका ये जो मतलब क्या है कि जो नज़दीक आपके जो फीमेल आके बैठी है, इससे मतलब क्या है कि आप हेलो हाय करने लग गए। ठीक है, तो ये आपका जो दोस्त है ना, ये आपसे दूर चला गया, इसने बोला दोस्त ना रहा, है ना। मतलब क्या है कि जब ये दोनों है, ये तो हो गए प्रतिकर्षित, एक दूसरे वो दूर चले गए, और अब जो एक मेल और एक फीमेल है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और आपके जो विपरीत आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल केवल आपको समझने के लिए दिया है, व्यवहारिक जीवन में इसको मतलब अपने पे ना लें। चलिए, इसके बाद में जो अगला है ना, आपका दूसरा जो नियम है, पर दूसरा आपका नियम आ जाएगा। दूसरा जो नियम है कूलाम का, वो क्या बोल रहा है? कूलाम का दूसरा नियम है। कूलाम का दूसरा नियम आपको ये बता रहा है कि मतलब जैसे कि दो मतलब आवेश है आपका, ये तो हो गया Q1, ये इन दोनों के बीच में दूरी है, और ये हो गया Q2, है ना। ये तो हो गए आप खुद, ठीक है, ये आप हो गए खुद, और ये जो आपके पास में जो लड़की आके बैठी थी ना, वो यहाँ पे वो लड़की है, ठीक है, मान लीजिए। तो मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, मतलब जो अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स लगेगा आप दोनों के बीच में, तो वो क्या होगा, देखिए जो F होगा ना फोर्स, वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के। यानी कि आप दोनों को जब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या है कि उतना ही फोर्स है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद में जो आप दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, ये दूरी अगर ज़्यादा है ना, तो मतलब एक दूसरे को मतलब क्या है कि इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। यानी कि जितनी दूरी ज़्यादा होगी ना, तो उतना ही मतलब क्या है कि रिलेशन आप दोनों के अंदर कम बढ़ेगा। तो मतलब ये है कि 1/, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये R है। यानी कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, उतना ही बल है वो कम लगेगा। अपन दोनों को इनको एक साथ में लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 × Q2 बट्टे में आ जाएगा आपकी R⁻², ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, जब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, समानुपाती का निशान हटा देते हैं ना, तो यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक आ जाता है, जिसको K बोलते हैं, Q1 × Q2 अपॉन R⁻², ये आ जाता है। अब देखिए जो आपका समानुपाती नियतांक, ये जो K वाला है ना,
इसकी वैल्यू क्या होती है के की, तो के बराबर होता है आपका 1/4πε0, ये इसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन जो 0 है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे अपन ना। तो उसके बाद में के की अपने को जो वैल्यू मिलेगी ना, के की जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो अपने को के की वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू 10⁻9, ये अपने को वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना क्या है कि कंप्लीट जो फॉर्मूला है ना, ये एफ वाला कंप्लीट एफ वाला जो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एफ बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपोन में आ जाएगा R⁻²। ये होता है आपका निर्वात के केस में, जब किसी बीच के अंदर देखिए Q1 और Q2 है, इसके बीच में कोई माध्यम हो गया ना, जैसे कि पानी हो गया या मतलब क्या है कि पारा हो गया, कोई भी जो माध्यम है, तो उसके लिए अपन करेंगे ना, तो उस टाइम क्या होगा कि उसके साथ में ER और लग जाएगा, है ना। तो कंप्लीट फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। तो एग्जाम के अंदर देख लेना, आपको मतलब क्या है कि इतना भी हो, इस प्रकार का भी हो सकता है। देखिए आपका यहाँ पे होगा, इस प्रकार का भी हो सकता है, F बराबर के Q1 Q2 अपोन R⁻², ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है और आपको पूरा ये भी मिल सकता है ना। तो आवेश एवं स्थिर विद्युत के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कूलाम के ये दो नियम है। प्रथम नियम है वो एक मतलब आवेश के बारे में बताया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। दूसरा नियम ये बताता है दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, और वो जो बल है ना वो किसके समानुपाती होता है और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ ले कि जो बल होता है वो मतलब किसके समानुपाती होता है, तो दोनों का जो द्रव्यमान होता है ना उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और विपरीत अनुपाती किसके होता है, मतलब जो दूरी होती है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आवेश और स्थिर विद्युत की आपकी अब अपने आपके यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद में जो वास्तविक इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद धारा है, वोल्टेज है, ईएमएफ है ना, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ईएमएफ के अंदर, वोल्टेज के अंदर, है ना, विभवांतर के अंदर क्या मतलब अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में अगली क्लास के अंदर अपन जानेंगे।